हेलो गाइस, आज मैं स्क्विड गेम सीजन का फाइनल सीजन यानी कि स्क्विड गेम सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन करूंगी। और अगर गाइस आपने इससे पहले मेरी स्क्विड गेम सीजन 1 और सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखें। उस वीडियोस की लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि स्क्विड गेम सीजन 2 की एंडिंग में घ्यून ने कुछ प्लेयर्स के साथ मिलकर सारे स्टाफ्स के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन देहो के वक्त पर मैगजीन ना लाने की वजह से घ्यून का प्लान फ्लॉप हो गया था और वो हार चुके थे, जिस वजह से घ्यून का बेस्ट फ्रेंड जुनबे और उसके साथ जितने भी प्लेयर्स थे वो सब मारे जाते हैं और यहीं पर ही सीजन 2 खत्म हो गया था। और सीजन 3 की स्टार्टिंग यहीं से होती है, जिसमें सोल्जर्स घ्यून के साथ जितने भी प्लेयर्स थे उन सबको शूट कर रहे होते हैं। तब एक सोल्जर नायन के फादर के पास जाता है। नायन का फादर उससे कहता है कि वो उसे ना मारे, उसकी एक बीमार बेटी है, लेकिन तभी वो सोल्जर उसे शूट करता है और उसी वक्त हमें पता चलता है कि वो सोल्जर नंबर 11 यानी नोल है। नोल ने उसे ऐसा शूट किया था जिससे वो मरे ना। तभी वो नायन के फादर से कहती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो वो अपनी आंखें बंद करे और जो वो कहे वो करे। जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और मरने का नाटक करता है। जिसके बाद वो सोल्जर उसे कॉफिन में रखते हैं और चेक करते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, यानी वो उसके फ्रेश ऑर्गन्स मार्केट में निकाल के बेचेंगे तो उन्हें काफी प्राइस मिलेगा। जिसके बाद वो उस कॉफिन के ऊपर निशान लगाते हैं और उसे ऑपरेटिंग रूम में लेके जाते हैं। एक सोल्जर नोल से पूछता है कि वो इतना अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रही है, आखिर बात क्या है। जिस पर नोल कहती है कि उसने इस बारे में बहुत सोचा कि जो लोग मरने ही वाले हैं उनके ऑर्गन से किसी दूसरे की जान बचती है तो इसमें बुरा क्या है। तभी नोल ऑपरेटिंग रूम को देखने को कहती है। नोल कहती है कि अब वो उनके साथ है तो उनके बीच में अब कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वर्कर्स एक कॉफिन लेकर सारे प्लेयर्स के पास आते हैं और वहाँ पर कॉफिन रखकर चले जाते हैं। ह्यून जो कॉफिन खोलकर चेक करती है और तभी वो देखते हैं कि उस कॉफिन में घ्यून है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि घ्यून भी मर चुका है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि घ्यून जिंदा है। जिसके बाद वो घ्यून को कॉफिन से निकालते हैं और ये सब दूर खड़ा देहू भी देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो वक्त पर उन्हें मैगजीन दे देता तो ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ बोर्ड पर जुनू और उसकी टीम ड्रोन ऑपरेटर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो बोर्ड पर कहीं नहीं मिलता है, जिसे कैप्टन पार्क ने मारकर पानी में फेंक दिया था। कैप्टन पार्क कहता है कि रात को मौसम बहुत खराब था और पानी का बहाव काफी तेज भी था और शायद अगर वो ड्रिंक करता हुआ पानी में गिरा होगा तो मर गया होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करे। जिस पर उनका टीम लीडर किम कहता है कि उन्हें पास में कहीं उतरकर एक नए ड्रोन ऑपरेटर को लाना होगा। दूसरी तरफ घ्यून को होश आता है और वो उठकर सभी प्लेयर्स को देखता है और कहता है कि बाकी प्लेयर्स कहाँ हैं, जिस पर ह्यूनजू उसे इशारे से बताती है कि सब मारे गए। ये सुनकर घ्यून टूट जाता है। तभी उसी वक्त स्क्वायर मार्क्स मैनेजर कुछ वर्कर्स के साथ आता है और मरे हुए प्लेयर्स के पैसे पिगी बैंक में ऐड करता है और बताता है कि कल रात 35 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं और 60 प्लेयर्स बचे हैं और टोटल प्राइज मनी होती है 39.6 बिलियन वोन और हर एक प्लेयर के हिस्से में 660 मिलियन वोन आते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर प्लेयर्स वोटिंग करके गेम को यहीं पर क्यूट करना चाहते हैं तो हर एक प्लेयर को 660 मिलियन वोन मिलेगा। तभी उसी वक्त घ्यून सामने आता है और कहता है कि उन लोगों ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया, उससे जान से क्यों नहीं मारा। ये कहकर घ्यून उनकी गन को अपने माथे पर रखता है और कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन गार्ड्स आकर उसे पकड़ते हैं और ये सब फ्रंटमैन भी देख रहा होता है। उसी पर कैप्टन पार्क फ्रंटमैन को कॉल करता है और बताता है कि वो लोग एक नए ड्रोन ऑपरेटर को ढूंढकर दोबारा से आइलैंड की खोज में निकलेंगे। जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि जब तक गेम्स खत्म न हो जाए वो उन लोगों को आइलैंड तक ना पहुंचने दे। कैप्टन पार्क कहता है कि अगर सिचुएशन हाथ से निकल जाए तो वो क्या करे। जिस पर फ्रंटमैन कहता है कि वो सबको खत्म कर दे, यहाँ तक कि जुनू को भी। दूसरी तरफ वोटिंग स्टार्ट होती है ये जानने के लिए कि मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स गेम आगे कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं। वोटिंग की स्टार्टिंग लास्ट नंबर से शुरू होती है जो घ्यून था, जिसे हैंडकफ करके रखा था ताकि वो फिर से कुछ ना करे। स्क्वायर मार्क्स मैनेजर घ्यून को वोट डालने के लिए कहता है, लेकिन घ्यून कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है और चुपचाप बैठा रहता है। वो 3 तक काउंट करता है, लेकिन घ्यून अपना वोट नहीं देता है, जिस वजह से उसका वोट गिना नहीं जाता है। उसके बाद वोटिंग कंटिन्यू होती है और बहुत सारे प्लेयर्स ओ बटन को प्रेस करते हैं। दूसरी तरफ फ्रंटमैन मास ऑफिसर के पास आता है और हर उस जगह को रिपेयर करने को कहता है जो इस लड़ाई में डैमेज हो गई थी, क्योंकि वह भी आने वाले हैं। उसके बाद दूसरी तरफ वर्कर्स मरे हुए प्लेयर्स के कॉफिन्स को जलाते हैं और उसमें से एक कॉफिन नायन के फादर का भी था, जिसे वो चुपके से गायब कर लेते हैं। नोल भी एक सोल्जर के साथ उस जगह पर जाने लगती है जहाँ पर वो लोग प्लेयर्स के ऑर्गन्स निकालने का काम करते हैं। दूसरी तरफ वोटिंग में ओ बटन को प्रेस करने वाले लोग जीत जाते हैं, जिसका मतलब गेम आगे कंटिन्यू रहेगा। वोटिंग के बाद जोंग दे और कुछ प्लेयर घ्यून से कहते हैं कि ये सब उसका प्लान था ना, उन लोगों को बातों में फंसाकर मरवाने का। और ऐसा करने के लिए वो लोग घ्यून को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि इसी बहाने उनकी प्राइज मनी भी बढ़ गई और वो लोग वोटिंग भी जीत गए। उनके जाने के बाद समन घ्यून के पास आती है अपने कुछ भक्तों के साथ और उसे बेवकूफ़ कहती है और फिर से वो अजीब सी बातें करती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया है, बल्कि बदले में डूबी आत्मा उसे यहाँ घसीट कर लेकर आई है। ये कहकर वो घ्यून पर हंसने लगती है। तभी घ्यून कसकर उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन उसके फॉलोवर्स उसे बचा लेते हैं। ऑपरेटिंग रूम में डॉक्टर नायन के फादर की बॉडी को चेक करके कहते हैं कि आज उन्हें अच्छे ऑर्गन्स मिलेंगे, जिसके बाद वो लोग उसके ऑर्गन्स निकालने की तैयारी करते हैं। तभी नोल सोल्जर के साथ वहाँ पर पहुंचती है। वो सब सोल्जर 11 को देखकर कहते हैं कि वो उसे यहाँ क्यों लाया, जिस पर सोल्जर कहता है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब सोल्जर नंबर 11 उनके साथ है। जिसके बाद वो कहता है कि उनके बीच में कोई सीक्रेट नहीं है और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि यहाँ पर कोई मास्क नहीं पहनेगा। ये सुनकर नोल भी अपना मास्क उतारती है और गन साइड में रख देती है। उसके बाद वो लोग नायन के फादर के ऑर्गन्स निकालने के लिए जैसे उस पर कट लगाने जाते हैं, तभी अचानक से नोल उन पर अटैक करके अपनी गन उठाकर उन पर फायरिंग करने लगती है और उन सबको मार देती है, सिवाय डॉक्टर को छोड़कर। और वो डॉक्टर से नायन के फादर की जान बचाने को कहती है।
दूसरी तरफ सारे प्लेयर्स को खाना दिया जाता है जिसमें सिर्फ 2 स्वीट पोटैटोस और एक पानी की बोतल थी। उसी वक्त म्यूंगी जुनही के पास आता है और उसे अपना एक स्वीट पोटैटो देता है और कहता है कि उसे पता है कि उसे स्वीट पोटैटो पसंद है। उसके बाद हम घ्यून को देखते हैं जो पूरी तरह से टूट चुका था और वो अपने बेस्ट फ्रेंड जुनबे और बाकी सबकी मौत के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहा था। तभी ह्यूनजू, योंगसिक और योंगसिक की माँ उसके पास आते हैं। योंगसिक की माँ घ्यून को अपना एक स्वीट पोटैटो देती है लेकिन घ्यून कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तभी योंगसिक की माँ घ्यून से कहती है कि वो जानती है कि वो उनकी हेल्प करना चाहता था और वो ऊपर बैठे उन बुरे लोगों को सजा देकर उन सबको यहाँ से निकालना चाहता था। उसी वक्त ह्यूनजू घ्यून से सॉरी बोलती है और कहती है कि उसे किसी भी तरह से मैगजीन को उस तक पहुंचाना चाहिए था, जिस पर योंगसिक कहता है कि वो सॉरी क्यों बोल रही है, इसमें सारी गलती देहू की है। उन सब ने देखा कि देहू मैगजीन कलेक्ट करके वहाँ से जा रहा था लेकिन डर के मारे वो रुक गया और एक जगह पर जाकर बैठ गया और जब तक ह्यूनजू मैगजीन लेने आई तब तक देर हो चुकी थी और सारे गार्ड्स अंदर आ चुके थे। अगर उसकी माँ ने उसे रोका ना होता तो वो भी मारी जाती। उसके बाद योंगसिक की माँ घ्यून से कहती है कि इस तरह बैठने से मरे हुए वापस नहीं आएंगे, उसे आगे बढ़ना होगा। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी घ्यून देहू की तरफ देखता है। घ्यून समझ गया था कि ये सब देहू की वजह से हुआ है। अगर वो वक्त पर मैगजीन लेकर आ जाता तो जुनबे और बाकी सब जिंदा होते हैं। दूसरी तरफ जुनहोर्स की टीम ने जिस आइलैंड को चेक कर लिया था वो उस आइलैंड को मैप पर क्रॉस कर रहा था। तभी वोसुक जुनहो के पास आता है और जुनहो से बताता है कि कल रात आवाज़ सुनकर जब वो बाहर आया था तो उसने बाहर कैप्टन पार्क के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर देखा था, इसलिए उसे शक हो रहा है कि ड्रोन ऑपरेटर के गायब होने के पीछे उसका हाथ है। लेकिन जुनहो उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि हो सकता है कि कैप्टन पार्क बोर्ड में कुछ काम कर रहे हो और वैसे भी कैप्टन पार्क ने उसकी जान बचाई है और कई सालों से उस आइलैंड को ढूंढने में वो उसकी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ सारे प्लेयर्स हो जाते हैं और आदमी को फिर से एक दूसरे पर अटैक ना करे इसलिए कुछ गार्ड वहीं पर पहरा देते हैं। तभी हम घ्यून को देखते हैं जो गुस्से से देहू को घूर रहा होता है। तभी लाइट्स ऑन होती है और सब लोग उठ जाते हैं फोर्थ गेम खेलने के लिए। उसी वक्त देहू देखता है कि घ्यून उसे घूर रहा है। दूसरी तरफ मार्क्स ऑफिसर फ्रंटमैन से कहता है कि वीआईपीस आ चुके हैं, जिसके बाद फ्रंटमैन उनके वेलकम के लिए जाता है। सारे प्लेयर्स गेम हॉल के लिए जाने लगते हैं। तभी वो सब वहाँ पर उन लोगों की बॉडीज को लटका हुआ देखते हैं जिन्होंने कल रात घ्यून के साथ मिलकर स्टाफ पर अटैक किया था और उन सभी लोगों की बॉडीज को देखकर सारे प्लेयर्स डर जाते हैं। तभी प्लेयर्स को बताया जाता है कि अगर उन लोगों ने रूल्स को तोड़ा तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। उन सभी की बॉडीज को देखकर देहू डर गया था और तभी वो घ्यून की तरफ देखता है जो अभी भी उसे घूर रहा होता है। उसके बाद उन सबको एक रूम में लाया जाता है जहाँ दीवार की एक तरफ नाइफ का सेब बना हुआ था और दूसरी तरफ की का और बीचों बीच एक गम्बॉल मशीन रखी हुई थी जिसमें रेड और ब्लू कलर्स की बॉल थी जिसे उन्हें एक एक करके निकालना था और जिस किसी के पास भी ब्लू या फिर रेड कलर की बॉल होगी उसी के अकॉर्डिंग उन्हें टीम में बांट दिया जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर नायन के फादर की बॉडी से गोली निकालकर वहाँ पर स्टिच कर देता है, लेकिन तभी वो नोल से कहता है कि उसकी बॉडी से खून बहुत बह चुका है और उसे खून की जरूरत है, जिस पर नोल कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ है, वो उसका ब्लड ले सकता है। जिसके बाद डॉक्टर उसके ब्लड को नायन के फादर की बॉडी में डालता है। उसके बाद दूसरी तरफ सारे प्लेयर्स गन मशीन में से एक एक करके बॉल निकालते हैं। किसी को रेड बॉल मिलती है और किसी को ब्लू और उसी के अकॉर्डिंग वो लोग डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें गेम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम होता है हाइड एंड सीक। इस गेम में उन्हें 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा और 30 मिनट के अंदर ब्लू टीम वालों को एग्जिट डोर को ढूंढना होगा और अगर 30 मिनट तक वो लोग एग्जिट डोर को नहीं ढूंढ पाए तो उन्हें 30 मिनट यानी कि गेम खत्म होने तक रेड टीम वालों से बच के रहना होगा। एक्चुअली रेड टीम के हर एक प्लेयर को ब्लू टीम के प्लेयर को मारना है और अगर रेड टीम का एक भी प्लेयर ब्लू टीम के किसी भी एक प्लेयर को नहीं मार पाया तो वो आदमी एलिमिनेट हो जाएगा। ये सुनकर ब्लू टीम वाले चौंक जाते हैं। तभी ब्लू टीम वालों को एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया जाता है जिसमें की होती है जो गेम एरिया में बने दरवाजों की है जिससे वो अनलॉक करके आगे बढ़ सकते हैं और अगर एक बार वो दरवाजा खुल गया तो वो दोबारा लॉक नहीं किया जा सकता। उसके बाद वो लोग रेड टीम वालों को भी एक रेड कलर का बॉक्स देते हैं जिसके अंदर नाइफ था जिससे वो लोग ब्लू टीम वाले प्लेयर्स को एलिमिनेट कर सके। गेम स्टार्ट करने से पहले मार्क्स मैनेजर कहता है कि अगर दोनों टीम के प्लेयर चाहे तो टीम बदल सकते हैं एक दूसरे को अपना वेस्ट और सामान की अदला बदली करके, लेकिन अगर एक बार गेम स्टार्ट हो गया तो वो लोग टीम नहीं बदल सकते। उसके बाद हम घ्यून को देखते हैं जो रेड टीम में था और उसके पास नाइफ था और वो देहू को घूर रहा था जो ब्लू टीम में था। दूसरी तरफ जुनू और उसकी टीम को एक नया डोर ऑपरेटर मिल जाता है जिसे लेकर वो लोग वापस आइलैंड को ढूंढने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। तभी जुनू वुसुक को कॉल करता है और कहता है कि वो कहाँ है, वो सब निकलने वाले हैं। वुसुक जाने से मना करता है और कहता है कि वो यहीं पर रुककर कैप्टन पार्क के बारे में छानबीन करेगा। जिसके बाद जुनू आइलैंड की खोज के लिए निकल जाता है और वुसुक अपने एक दोस्त के साथ कैप्टन पार्क के बारे में पता निकालने निकल जाता है। दूसरी तरफ समर अपने कुछ फॉलोवर्स से कहती है कि वो सारे रास्ते जानती है क्योंकि उसका हाथ उसके गॉड ने थाम रखा है जिसके पास दोनों जहां की ताकत है। उसी बीच नाम ग्यू मिंसू के पास आता है और कहता है कि वो एक नंबर का डरपोक है, वो किसी की जान नहीं ले सकता, इसलिए वो ब्लू टीम में चला जाए। जिसके बाद नाम ग्यू मिंसू से पूछता है कि वो कल कहाँ छुपा हुआ था। उसने उसे बहुत ढूंढा और उसने उसकी सेमी को जान से मार डाला। उसकी बातें सुनकर मिंसू को गुस्सा आता है। उसी वक्त म्यूंगी जूनी के पास आता है और जूनी से कहता है कि वो उसके साथ टीम बदल ले क्योंकि वो जानता है कि वो किसी को नहीं मार सकती। वो जल्दी किसी एक ब्लू टीम वाले प्लेयर को मारकर उसे प्रोटेक्ट करने आएगा, लेकिन जूनी उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद म्यूंगी कहता है कि गेम स्टार्ट होने के बाद वो उसके पास आ जाएगा, जिसके बाद वो उसे स्टैप कर दे ताकि वो और बेबी बच जाए। इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत से ब्लू टीम वाले रेड टीम में आ जाते हैं और रेड टीम वाले ब्लू टीम में चले जाते हैं
और योंगसिक भी अपनी माँ से उसके साथ टीम बदलने को कहता है और बोलता है कि वो जानता है कि वो किसी को नहीं मार सकती, इसलिए वो उसके साथ टीम एक्सचेंज कर ले। योंगसिक की माँ कहती है कि वो जानती है कि वो भी किसी को नहीं मार सकता, जिस पर योंगसिक कहता है कि वो इस बार करेगा, जिसके बाद वो दोनों अपनी टीम बदल लेते हैं। देहू भी एक प्लेयर से टीम स्विच करने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी देहू की नज़र घ्यून पर पड़ती है जो उसे ही घूर रहा होता है। ये देखकर देहू को गुस्सा आता है और वो घ्यून के पास जाकर कहता है कि वो उसे क्यों घूर रहा है। उसे क्या लगता है कि उन सबकी जान उसकी वजह से गई है। अगर वो लोग ओ बटन दबाने वालों से लड़कर उन्हें मार देते तो वो लोग आराम से वोटिंग जीतकर यहाँ से चले जाते, लेकिन उसके घटे प्लान की वजह से उन सबकी जान गई। तभी पीछे से गार्ड आकर उसे रोकता है। उसी वक्त गेम स्टार्ट होने वाला था और वो लोग ब्लू टीम को पहले गेम एरिया में यानी कि अरीना में भेजते हैं, जिसके बाद ब्लू टीम वाले प्लेयर एक एक करके अंदर जाते हैं। तभी जूनी म्यूंगी के पास आती है और अपना नाइफ और वेस्ट दे देती है और कहती है कि अपनी कही हुई बात याद रखना, जिस पर म्यूंगी कहता है कि वो वादा करता है कि वो उसे ढूंढ लेगा और उसे और बेबी को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद ब्लू टीम वाले एरिना में एंटर करते हैं, जिसके बाद गार्ड दरवाजा बंद कर देते हैं। तभी स्पीकर में अनाउंसमेंट होती है कि 2 मिनट में रेड टीम अंदर एंटर करेगी, इसलिए वो सब छुप जाए ताकि वो उन्हें ढूंढ ना पाए। जिसके बाद ब्लू टीम वाले इधर उधर छुपने लगते हैं। तभी जूनी के दर्द होता है और योंगसिक की माँ से संभालती है। तभी हुंजू वहाँ आती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ नामग्यो म्यूंगी से कहता है कि क्यों ना वो दोनों मिलकर खेलें, ताकि वो दोनों मिलकर ब्लू टीम वाले प्लेयर को मार सके, और अगर वो दोनों टीम की तरह खेलेंगे तो ये उनके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। म्यूंगी इसकी बात मान लेता है। तभी 2 मिनट खत्म हो जाते हैं और रेड टीम वाले अंदर जाने लगते हैं। तभी हम घ्यून को देखते हैं जो गुस्से में उठता है और कहता है कि ये सब देहू की गलती थी, और ये कहकर घ्यून नाइफ लेकर गुस्से में अंदर जाने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है नायन के फादर को दिखाते हुए, जिसे होश आ रहा था। तभी नाउल उस डॉक्टर को शूट करके मार देती है, जिसके बाद अपना मास्क पहन लेती है और नायन के फादर के पास जाती है और कहती है कि वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो उसे एक सोल्जर का सूट पहना देती है ताकि कोई उसे पकड़ ना ले। दूसरी तरफ सारे रेड टीम वाले अंदर आते हैं और तभी 30 मिनट का टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद रेड टीम वाले ब्लू टीम वालों को ढूंढने लग जाते हैं। और उसी बीच नाम की फिर से ड्रग्स की गोली खाता है ताकि वो गेम अच्छे से खेल सके। रेड टीम वाले चारों तरफ ब्लू टीम के प्लेयर्स को ढूंढते रहते हैं और ब्लू टीम वाले उनसे अपनी जान बचाकर छुप रहे होते हैं। घ्यून भी देहू को ढूंढ रहा होता है और समन भी अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ उन्हें रास्ता दिखाती हुई आगे बढ़ती है। उसी वक्त छुपते हुए ह्यूंजू, जूनही और योंगसिक की माँ एक डोर के पास आती है। ह्यूंजू अपनी की से डोर खोलने चाहती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उस डोर पर ट्रायंगल शेप का की होल बना हुआ है और उसकी की ओ शेप की थी। तभी ह्यूंजू जूनी की चेक करती है जिस पर ट्रायंगल शेप बना हुआ था, जिससे वो डोर खुल जाता है और वो लोग अंदर आते हैं। तभी वहाँ पर एक और दरवाजा था जिस पर स्क्वायर शेप का की होल बना हुआ था और स्क्वायर शेप की योंगसिक की माँ के पास थी। और ये देखकर ह्यूंजू खुश होती है और उनसे कहती है कि हर दरवाजे का की होल 3 आकार का है, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल, और उन तीनों के पास हर एक आकार की है। और ये सुनकर वो खुश होते हैं कि उनके पास तीनों आकार की चाबी है। जिसके बाद योंगसिक की माँ तीनों चाबी जूनी के पास ही रखने को कहती है ताकि वो तीनों आराम से आगे बढ़ सके। तभी हम देखते हैं कि फ्रंटमैन घ्यून को देख रहा था। दूसरी तरफ घ्यून देहू का पीछा करता है और देहू उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। तभी वो एक दरवाज़ा खोलता है जिसके आगे रास्ता नहीं था। तभी पीछे से घ्यून आ जाता है और वो देखता है कि वो देहू नहीं है बल्कि कोई और है। तभी घ्यून देहू को दूसरी तरफ देखता है, जिसके बाद देहू अपनी जान बचाकर भाग जाता है। दूसरी तरफ योंगसी डर रहा होता है और वो किसी को मार नहीं पा रहा था। म्यूंगी और नामग्यो मिलकर एक ब्लू वाले प्लेयर को पकड़ लेते हैं। नामग्यो उसे मारने वाला होता है कि तभी म्यूंगी उसे रोकता है और कहता है कि अगर उसने उसे मारा तो वो तो पास हो जाएगा, और वो कैसे मान ले, पास होने के बाद वो उसकी हेल्प करेगा। इसलिए वो दोनों साथ मिलकर उस प्लेयर को मारते हैं ताकि वो आदमी उन दोनों को हाफ हाफ काउंट हो। और उसके बाद वो दोनों दूसरे ब्लू टीम के प्लेयर को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी मिन्सू वहाँ आता है और उसे वहाँ पर थैनोस का लॉकेट पड़ा मिलता है जिसे नामग्यो ने गलती से गिरा दिया था। तभी मिन्सू नामग्यो की बातों को याद करता है और गुस्से में एक ड्रग्स की गोली खा लेता है। दूसरी तरफ ह्यूंजू, जूनही और योंगसिक की माँ छुपते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें रेड टीम वाला प्लेयर देख लेता है। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं और वो रेड टीम वाला उनका पीछा कर रहा होता है। तभी सीढ़ियों पर चलते हुए जूनही का पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पैर में काफी चोट लग जाती है और वो उठ भी नहीं पाती है। तभी वो रेड टीम वाला प्लेयर जूनही के पास आता है, लेकिन ह्यूंजू उसके बीच में आ जाती है। वो आदमी उससे कहता है कि वो साइड में हो जाए और उसे उन दोनों में से किसी एक की जान लेने दे, लेकिन ह्यूंजू उसके सामने से नहीं हटती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और ह्यूंजू उसी के नाइफ से उस आदमी को मार देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोंगदे एक आदमी की की मदद से एक कमरे में जाता है जहाँ पर एक रेड टीम वाली लेडी आ जाती है, जिसे देखकर जोंगदे अपनी जान बचाकर भागता है और उस आदमी को मरवा देता है। जिसके बाद जोंगदे उस आदमी के गले की ले लेता है ताकि डोर खोलने में उसे काम आए। म्यूंगी और नामग्यो एक और ब्लू प्लेयर को मार देते हैं, जिसके बाद वो दोनों पास हो जाते हैं। म्यूंगी के पास होने की अनाउंसमेंट सुनकर जूनी खुश हो जाती है और वो योंगसिक की माँ से कहती है कि वो उसका दोस्त है और उसने उससे वादा किया है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए ज़रूर आएगा। जिस पर ह्यूंजू कहती है कि वो उसके इंतजार ना करे, उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन जूनी कहती है कि उसने वादा किया है और वो ज़रूर आएगा। म्यूंगी ब्लू वाले प्लेयर के गले से की लेकर हर डोर को ओपन करके जूनी को ढूंढता है।
तभी नामग्यो मियोंगी से कहता है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू वालों को मार दे तो रेड वालों के पास ब्लू वाले बचेंगे ही नहीं मारने के लिए, जिससे रेड वाले भी एलिमिनेट हो जाएंगे और प्राइज मनी भी बढ़ जाएगी। ये सुनकर मियोंगी इस बारे में सोचता है और वो नामग्यो की बात मान जाता है, जिसके बाद वो ब्लू वालों को मारने लगता है ताकि रेड वालों के लिए ब्लू वाले बचे ही नहीं और वो भी बाद में एलिमिनेट हो जाए, जिसके बाद प्राइज मनी भी बढ़ जाए। मीनवाइल हम देखते हैं कि किसी की डोर पे फिट हो रही थी और किसी की नहीं, और इसी बीच में जो भी रेड टीम वाला प्लेयर ब्लू टीम वाले प्लेयर को देख लेता है वो मारा जाता है। दूसरी तरफ घ्यून के सामने जो भी ब्लू टीम वाला आ रहा था, घ्यून उसे नहीं मार रहा था क्योंकि वो सिर्फ देहू को मारना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके दोस्त की जान गई और बाकी सबकी भी, इसलिए वो उसे जान से मारना चाहता था। तभी हम देहू को भी देखते हैं जो किसी रेड वाले प्लेयर से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तभी वो रेड वाला प्लेयर उसके पैर में स्टेप करता है। देहू उसे धक्का देता है जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है और उसका नाइफ टूट जाता है जिसे देहू उठा लेता है। दूसरी तरफ ह्यूंजू, जूनी और योंगसी की माँ एक कमरे में आते हैं और ह्यूंजू जूनी के पैर को चेक करती है तो वो देखती है कि उसके पैर में काफी चोट लगी है। ये देखकर ह्यूंजू कहती है कि वो अभी चल नहीं पाएगी, इसलिए वो थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। तभी जूनी कहती है कि वो उसकी वजह से यहाँ ना रुके, वो अकेली छुप जाएगी, वो दोनों बाहर जाए और बाहर जाने का रास्ता ढूंढे। तभी योंगसिक की माँ ह्यूंजू से कहती है कि वो यहीं जूनी के साथ रुकेगी, इसलिए वो अपनी जान बचा के यहाँ से जाए। वैसे भी वो उस पर बोझ बने हुए हैं और वो दोनों अब उस पर और बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए वो अकेले आगे बढ़े। तभी ह्यूंजू देखती है कि अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, या तो 15 मिनट में वो एग्जिट डोर को ढूंढे या फिर 15 मिनट तक रेड वालों से छुपे रहे। उसी वक्त जूनी की डिलीवरी का वक्त हो जाता है और उसे लेवल पेन शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम योंगसिक को देखते हैं जो एक ब्लू वाले प्लेयर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो योंगसिक पर अटैक करके उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त एक रेड टीम वाला पीछे से आकर उसे मार देता है और वो पास हो जाता है। ह्यूंजू और योंगसिक की माँ जूनी के मुंह में कपड़ा घुसाते हैं ताकि उसकी आवाज से कोई रेड टीम वाला वहाँ पर ना आ जाए। दूसरी तरफ समर अपने 4 फॉलोवर से कहती है कि उसे यहाँ की आत्माएं डायरेक्शन बता रही है, जिसके बाद वो एक दरवाजे के पास आती है और कहती है कि यही वो सही दरवाजा है जहाँ पर एग्जिट डोर है, जिसे खोलकर वो अंदर जाती है, लेकिन तुरंत वो बाहर आकर भाग जाती है। उस दरवाजे के अंदर मियोंगी और नामग्यो था जो उन 4 फॉलोवर में से 2 को मार देता है। एक्चुअली वो समन कोई पुजारा नहीं थी, ना ही कोई आत्मा उसे डायरेक्शन बता रही थी, वो बस लोगों को एड़ा बना रही थी। भागते भागते समन देहू से टकरा जाती है, जिसके बाद वो फिर से उठकर भागने लगती है। तभी उसके सामने घ्यून आ जाता है और वो घ्यून से कहती है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घ्यून उसके करीब आने लगता है और समन डर जाती है। तभी वो कहती है कि वो जानती है कि वो प्लेयर नंबर 388 को ढूंढ रहा है, जिसने उसके ग्रुप के साथ गद्दारी की। जिसके बाद वो घ्यून से बताती है कि वो अभी अभी इस तरफ गया है और उसके पैर में चोट लगी है, जिसके खून के निशान को फॉलो करते हुए वो उसके पास जा सकता है। ये सुनकर घ्यून देहू के खून को फॉलो करता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है। ड्रग्स की गोली खाने के बाद मिंसू कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो समन के पास जाकर उससे कहता है कि क्या उसने सैमी को देखा, नामग्यो उसे मारने वाला है, उसे सैमी को ढूंढना होगा। उससे डरती हुई समन एक कमरे में आ जाती है और मिंसू वहाँ से चला जाता है। तभी समन को उस रूम में बाहर जाने का एग्जिट डोर मिल जाता है, लेकिन उसके की से वो दरवाजा नहीं खुलता है। तभी वो देखती है कि उसमें 3 शेप का की होल है, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। सर्कल की तो उसके पास थी, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए उसे ट्रायंगल और स्क्वायर की भी चाहिए थी। समन ट्रायंगल और स्क्वायर की को ढूंढने के लिए बाहर जाती है और जमीन पर पड़े प्लेयर के खून से एक एरो बनाती है ताकि उसे पता रहे कि एग्जिट डोर कहाँ है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे और योंगसिक अभी तक किसी को नहीं मार पाया था। जोंगदे अपनी जान बचाकर यहाँ भागता है। तभी वो नामग्यो और मियोंगी को आते हुए देखकर अपने चेहरे पर खून लगाकर मरे हुए प्लेयर के साइड में लेट जाता है और मरने की एक्टिंग करता है ताकि उन्हें लगे कि वो भी मरा हुआ है। नामग्यो और मियोंगी के जाने के बाद समन वहाँ आती है और जोंगदे के गले में पड़ी स्क्वायर और ट्रायंगल की को निकालने लगती है कि तभी जोंगदे आँख खोलता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। उसके बाद समन उसे एग्जिट डोर और 3 शेप की के बारे में बताती है और वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जूनी की डिलीवरी होती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। तभी वहाँ पर एक रेड वाला प्लेयर आता है। ह्यूंजू से लड़ने लगती है और वो इंजर्ड भी हो जाती है। लड़ते लड़ते वो लोग एक कमरे में जाते हैं और ह्यूंजू उस आदमी को मार देती है। तभी वहाँ पर एक और रेड टीम वाला आता है, लेकिन ह्यूंजू को ऐसे देखकर डर के चला जाता है। उसके बाद ह्यूंजू वहाँ से जैसे ही जाने लगती है तभी वो अपने पीछे एग्जिट डोर को देखती है। ह्यूंजू तीनों चाबियों को उस डोर के होल में लगाती है और वो दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर वो खुश होती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे योंगसिक की माँ, जूनी और उसके बेबी का ख्याल आता है और वो वापस खुशी खुशी उनके पास जाती है और कहती है कि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया, अब वो तीनों यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और ये सुनकर योंगसिक की माँ और जूनी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी कोई पीछे से ह्यूंजू को नाइफ से स्टैब कर देता है। जूनी देखती है कि वो और कोई नहीं बल्कि मियोंगी है। ये देखकर जूनी का एक बार फिर से मियोंगी से भरोसा टूट जाता है। तभी मियोंगी जूनी के हाथ में उनके बेबी को देखता है और रियलाइज करता है कि ह्यूंजू जूनी और उसके बेबी को प्रोटेक्ट कर रही थी। उसी वक्त नामग्यो भी वहाँ आने लगता है और मियोंगी से पूछता है कि क्या वहाँ कोई है, जिस पर मियोंगी झूठ बोलता है कि यहाँ कोई नहीं है और वो दरवाजा बंद करके नामग्यो को लेकर वहाँ से चला जाता है। ह्यूंजू की मौत से योंगसिक की माँ और जूनी खूब रोती है। जिसके बाद योंगसिक की माँ ह्यूंजू के गले से तीनों की निकालती है और जूनी से कहती है कि ह्यूंजू ने उससे कहा था कि उसे बाहर जाने का एग्जिट डोर मिल गया है, तो वो डोर कहीं आसपास ही होगा। जिसके बाद योंगसिक की माँ जूनी को लेकर एग्जिट डोर की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ समन जोंगदे के साथ तीनों कीज को उस एग्जिट डोर में लगाती है और वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन तभी जोंगदे समन को धक्का देकर एक की निकालकर दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजा खोलने के लिए तीनों की जरूरत थी और बिना एक भी की के दरवाजा दोबारा से नहीं खुल सकता था। तभी समन के पीछे मिंसू आता है और सैमी के बारे में पूछता है और कहता है कि नाम की सैमी को मारना चाहता है, उसे सैमी को ढूंढना होगा, इसलिए सैमी को ढूंढने में वो उसकी हेल्प करे। तभी समन मिंसू को कहती है कि उसे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, वो डरपोक है और शुरू से चूहे की तरह छुप छुप कर जीतता आ रहा है।
ड्रग्स की गोली की वजह से मिंसू को लगता है कि उसके सामने नामग्यू है जो उसे उल्टा सीधा बोल रहा है। तभी गुस्से में मिंसू उसे नाइफ से स्टैब कर देता है, जिस वजह से समन मर जाती है। और तभी मिंसू को ऐसा लगता है कि उसके सामने सेमी है और ये देखकर उसे लगता है कि उसने सेमी को स्टैब कर दिया, जिसके बाद वो पागलों की तरह हरकतें करता है। दूसरी तरफ ग्यून देहू के खून के निशान को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि खून के धब्बे सिर्फ आधी सीढ़ी तक है, यानी देहू ऊपर नहीं नीचे है, दरवाजे के पीछे है। और ग्यून उसे पकड़ लेता है। तभी देहू ग्यून से कहता है कि वो मरीन में नहीं था, उसने उनसे झूठ बोला, उसने तो कभी गन भी नहीं चलाई और उसके टैटू भी नकली है। उसने उनसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो उनकी टीम में आना चाहता था। ये सब सुनकर ग्यून को गुस्सा जाता है और वो कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से सभी की जान गई। जिसके बाद ग्यून उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी देहू उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि प्लीज वो उसे ना मारे। तभी ग्यून रुक जाता है, लेकिन तभी देहू पॉकेट से नाइफ निकालकर ग्यून पर अटैक कर देता है और ग्यून से कहता है कि उसने सबको बेवकूफ़ बनाया ताकि वो ये गेम जीत सके और उसी ने सबकी जान ली है। तभी ग्यून देहू पर अटैक कर देता है, जिससे उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। देहू घ्यून को धक्का देकर वहां से भागता है और घ्यून उसका पीछा करता है। आगे जाने का रास्ता बंद था, तभी घ्यून भी वहां जाता है, जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी घ्यून देहू का गला दबाने लगता है। उस वक्त देहू कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, ये सारी उसकी गलती है, और ये कहकर देहू मर जाता है। फ्रंटमैन भी घ्यून को देख रहा होता है। दूसरी तरफ जुनही और योंगसी की माँ ह्यूंजू के खून को फॉलो करते हुए उस कमरे में आ जाते हैं जिसमें बाहर निकलने का रास्ता है, यानी कि वो एग्जिट डोर। योंगसी की माँ तीनों चाबियों को दरवाजे पर लगाने लगती है। तभी उनके पीछे योंगसी आ जाता है, जिसने अभी तक एक भी ब्लू प्लेयर को नहीं मारा था और टाइम भी खत्म होने वाला था। तभी योंगसी जूनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। योंगसी की माँ उसे रोकती है और कहती है कि वो उसे मार दे और जूनी को जाने दे। वैसे भी वो अपनी जिंदगी जी चुकी है और ऐसा करने से वो भी बच जाएगा और जूनी और उसका बेबी भी। लेकिन योंगसी अपनी माँ को नहीं मार सकता था। योंगसी की माँ अपने बेटे को पकड़ती है और जूनी को जल्दी से एग्जिट डोर को खोलकर जाने को कहती है। जूनी जैसे ही दरवाजा खोलती है, तभी योंगसी अपनी माँ को धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। योंगसी जूनी को सॉरी बोलकर उसे मारने वाला होता है कि तभी योंगसी की माँ अपने बालों के बिनियों यानी कि हेयर पिन से योंगसी को स्टैब कर देती है और टाइम भी यहीं पर खत्म हो जाता है, यानी कि 30 मिनट पूरे हो जाते हैं और फोर्थ गेम यहीं पर एंड हो जाता है। जिसके बाद गार्ड उन रेड वाले प्लेयर को एलिमिनेट करने लगते हैं जिन्होंने एक भी ब्लू वाले प्लेयर को नहीं मारा। दूसरी तरफ हम घ्यून को देखते हैं, जो देहू की कही हुई बातों को सुनकर अपने आप को ब्लेम करता है कि उसी की वजह से उसका दोस्त और बाकी सब लोगों की जान गई। जिसके बाद वो नाइफ से खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड आकर उसे रोकते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ योंगसी अपनी माँ से माफी मांगता है, तभी गार्ड आकर उसे शूट करके मार देते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।